मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो माँ कहती कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कल को सुनीता की बेटी को घर की नौकरानी कैसे बनाओगे। सुनीता हमारे घर की नौकरानी थी। उसकी बेटी गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जाती थी। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की और यूएस चला गया। वहाँ से एजुकेशन पूरी करके लौटा तो मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब सुनीता की बेटी को नौकरानी बनाने के लिए उसके घर गया तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि मुझे गरीब और छोटे लोगों से बहुत नफरत महसूस होती थी। शायद इसकी वजह यह भी थी कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। जब से मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी में आया था, मेरे बाप की तो जैसे लॉटरी ही लग चुकी थी। वो दिन रात चौगुनी तरक्की करने लगे थे। पहले जो उनका बिजनेस लाखों में ही उन्हें मुनाफा दे रहा था, देखते ही देखते वो करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। मेरे पापा ने तो साफ कह दिया कि मेरी किस्मत बदली है तो सिर्फ और सिर्फ अभय की वजह से। अभय तो सोने का चम्मच लेके हमारी ज़िंदगी में आया है। बचपन से ही मुझे बड़ा लाड प्यार की दिया गया था। शुरू शुरू में तो मेरे थोड़े बहुत गरीब दोस्त थे, मैं उनके साथ घुल मिल जाया करता था, तो मेरी माँ मुझे डांट दिया करती थी। कहती थी कि छोटे लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनको इनकी औकात में रखा जाए तो बेहतर है, वरना सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देते हैं। तुम्हें अपनी क्लास के बच्चों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, ये क्या गली मोहल्ले के लड़कों के साथ दोस्ती करते फिरते हो। मेरी माँ ने बचपन से ही मेरे दिमाग में इस तरह की बातें डालना शुरू कर दी थी। इसलिए जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे दिमाग में यही बातें घर कर चुकी थी। अभी मैं बैठा अपने होमवर्क कर रहा था, जिस स्कूल में मैं अपने दोस्तों के साथ शरारत करते हुए पकड़ा गया था। तो टीचर ने पहले तो क्लास से बाहर खड़ा किया और फिर मेरा होमवर्क मुझे 20 बार करने को कह दिया। अभी तक सिर्फ मैं 10 बार ही कर पाया था कि मेरा हाथ जवाब देने लगा। गुस्से से जी चाहा कि उस टीचर का मुंह नोच डालूं। मैं ऐसा ही था, बहुत ही बदतमीज। लिख लिख कर जब थक चुका तो पेंसिल को ऐसे ही मेज़ पर मारने लगा। तभी हमारे यहाँ काम करने वाली सुनीता मेरे कमरे में चली आई। मुझसे कहने लगी, छोटे साहब जी, अगर आप कमरे से बाहर चले जाएं तो क्या मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं। मुझे तो घर में काम करने वाले सभी नौकरों से भी चिढ़ थी, खासकर सुनीता से, जो बिला वजह ही मुझे प्यार से पेश आया करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं इसका मालिक नहीं बल्कि इसकी औलाद हूँ। मैं गुस्से से उसे देखकर कहने लगा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में आई हो। जिस वक्त मैं कमरे में हूँ मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वह फ़ौरन सर झुकाकर कमरे से जा चुकी थी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने सुनीता को वापस कमरे में बुलाया। सुनीता जो झाड़ू उठाकर वापस जा रही थी, भागकर वापस आई थी। कहने लगी, जी छोटे साहब, कोई काम था। मैं उससे कहने लगा कि तुम्हें लिखना पढ़ना आता है। वो कहने लगी, जी मैं 8 क्लास तक पढ़ी हूँ, लिख पढ़ लेती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं उससे कहने लगा कि अच्छा मेरा ये होमवर्क कर दोगी। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई थी। फिर कहने लगी, ये तो बुरी बात है, ये काम तो आपकी टीचर ने आपको लिखने के लिए दिया है, ये काम तो आपको ही करना चाहिए। उसकी यूं नसीहतें सुनकर मैं गुस्से से फट पड़ा था। अपनी पेंसिल उसकी तरफ उछाल कर कहने लगा कि मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, नौकर हो तो नौकरानी बनकर ही रहो। मैंने तुम्हें कहा है कि आकर मेरा होमवर्क कर दो, आगे से मुझे ये फिजूल की बातें मत सुनाओ। उसने एक गहरी सांस ली थी और झाड़ू एक तरफ रखकर आकर बैठने लगी। मगर मैं फिर उसे तंग करके कहने लगा कि जाकर अपने हाथ धोकर आओ, तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं, झाड़ू वाले हैं। मेरी किताब साफ़ सुथरी है, इनको गंदा मत करो। वो एक बार फिर उठी थी और हाथ धोकर अच्छे से पहुँच वो वहाँ पर आकर बैठी थी। मैं उसे बात बात पर यही कह रहा था कि अच्छा अच्छा लिखो, बिल्कुल मेरी राइटिंग में लिखो, काम खराब ना हो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि आप फिक्र मत करें, मेरी लिखाई बड़ी साफ़ है जी, बस गरीबी की वजह से वो पढ़ न सकी, वरना मेरी लिखाई पूरी क्लास में अच्छी हुआ करती थी। वाकई बात भी ये थी कि मैं 7th क्लास में पढ़ता था, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, मगर सुनीता तो बड़ा ही अच्छा लिख रही थी। मैं अभी उसे लिखते लिखते देख ही रहा था कि तभी मेरी माँ की आवाज़ गूंजी, सुनीता कहाँ मर गई है, तुझे मैंने कहा था कि मेरे लिए फलों का जूस निकाल कर ला, बहुत कमज़ोर होती जा रही हूँ, अब कहाँ घुसी बैठी हो। मेरी माँ की आवाज़ सुनकर तो मैं थोड़ा बहुत घबरा गया था। अगले ही पल अपनी कॉपी और पेंसिल फ़ौरन सुनीता से छीन ली। तभी मेरी माँ भी कमरे में दाखिल हुई थी। जब फर्श पर सुनीता को आराम से बैठे देखा तो वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलकर मेरी माँ को बताती, मैं खुद ही बड़े गुस्से से कहने लगा कि देख लो माँ, सुनीता कितनी काम चोर और बदतमीज़ हो चुकी है। बजाय काम करने के यहाँ पर आराम से मेरे पास बैठी हुई अपने दुखड़े रो रही है। कितनी बार कहा है, गरीब भूखे लोगों को घर से निकालो जो इस तरह की हरकतें करते हैं।
मेरा भी वक्त बर्बाद कर दिया। सुनीता तो हैरत से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि छोटे साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं? मालकिन को बताते क्यों नहीं कि आपने ही मुझे यहाँ पर बैठाया था ताकि मैं आपका होमवर्क कर सकूँ? मगर मेरी माँ को तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर यकीन था। फिर तो वो बेइज्जती हुई कि सुनीता बेचारी सर झुकाकर चली गई। मगर मैं खुश था कि मेरा होमवर्क बड़ी ही तेज़ी के साथ सुनीता ने आधे से ज़्यादा कर दिया था। मेरी माँ मुझे शाबाशी भी देकर गई थी कि जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा करो, फिर मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाकर तुम्हें दूंगी। मैंने बाकी का होमवर्क भी निपटा लिया था। मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत सी उम्मीदें थी। वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई में टॉप करूँ, हर साल ट्रॉफ़ी से लेकर आऊँ। लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मेरा दिल करता था कि हर वक्त खेलता रहूँ, कभी मोबाइल पर गेम तो कभी दोस्तों के साथ मस्तियाँ करूँ। पढ़ाई से तो मेरा दिल घबराने लगता था। अब तो स्कूल वाले भी मेरे खिलाफ शिकायतें मेरे माँ बाप से करने लगे थे। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा पढ़ रहा था। एनुअल एग्ज़ाम करीब थे और मैं ज़िद कर रहा था कि माँ मुझे नहीं पढ़ना, पापा के पास इतना पैसा है, आखिर उन पैसों का उन्होंने करना क्या है? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, फिर आप क्यों मुझे पढ़ाकर बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहती हैं? मैं बड़ा होकर पापा का ही बिजनेस संभालूंगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कर। मगर मेरी माँ गहरी सांस लेकर रह गई। फिर अपनी गोद में मुझे बिठाकर मुझसे लेकर किताबें सामने रखकर कहने लगी, बेटा तुम नहीं समझ रहे हो। देखो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती थी। तुम्हारे पापा भी पढ़ लिख कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि उनका अमीर लोगों के नाम साथ लिया जाता है। जबकि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो भला लोगों में इज्जत कैसे पा सकोगे? देखो आज हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। और ये देखो छोटे छोटे इन अनपढ़ लोगों को हमारे घरों में काम काज करके अपना पेट पाल रहे हैं क्योंकि इनके पास एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब सुनीता को देख लो, अगर उसके पास शिक्षा होती या कोई हुनर होता तो आज हमारे घर में झाड़ू पोछा कर रही होती क्या? नहीं। अगर ये पढ़ी लिखी होती तो इसका अपना कोई बिजनेस होता, ये भी हमारी तरह लोगों पर हुकूमत कर रही होती। मगर देखो तो बेचारी आज हमारी जूतियाँ सीधी करती है। ये होती है एजुकेशन की पावर। अब तुम खुद को ही देख लो, अगर तुम भी पढ़ लिख मेहनत करोगे तो कल को उसकी बेटी को अपनी नौकरानी बनाना, उससे खूब काम करवाना, खूब बेइज्जती करना, क्योंकि अनपढ़ लोगों की यही सज़ा होती है। अगर ये भी अपने माँ बाप की बात मानकर पढ़ लेते तो आज ये भी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। मेरी माँ ने मुझे जो मिसालें देती थी मेरे दिमाग में तो ऐसे ही बैठती थी। मैं खिलखिलाकर हंसने लगा। सामने सुनीता मेरे जूते पॉलिश कर रही थी। मैं हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाने लगा कि हाँ सही कहा आपने, मैं सुनीता की बेटी को अपनी नौकरानी बनाऊंगा। जैसे ही मेरे मुंह से शब्द निकले और सुनीता तक पहुँचे तो उसके जूते पॉलिश करते हुए हाथ से रुक चुके थे। वो 35 साल की औरत थी मगर दुबली पतली सी थी, सादे से ही कपड़े पहनती थी। मेरी इस बात पर उसने मुझे पहली बार घूर कर देखा था। मेरे जूते पॉलिश करना छोड़ दिए, उठकर मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं आपकी नौकरानी हूँ। मेरे पति की मौत के बाद आपकी नौकरी करना मेरी मजबूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नौकरानी की बेटी नौकरानी ही बने। मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस दुनिया में कामयाब बनाना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना है, जो भी कहना है मुझे कहे, मगर मेरी बेटी का नाम मत ले। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भीग गई थी। सुनीता की एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन अगले ही पल मैं हंसकर कहने लगा कि नौकरानी की बेटी नौकरानी ही होती है। तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि 2 वक्त का खाना ही खरीद कर खा सको। हमारा झूठा खाना तुम अपने घर ले जाकर खाती हो और अपनी उस बेटी को भी खिलाती हो। पढ़ाई के खर्चे जानती भी हो कितने हैं। तुम भला कहाँ अपनी बेटी को कुछ पढ़ा पाओगी? तुम तो सिर्फ हमारी जूतियाँ सीधी करने के लायक हो। और देखना तुम्हारी बेटी भी मेरी जूतियाँ ही सीधी करेगी। मेरी माँ भी इस बात पर हंस पड़ी थी। सुनीता से कहने लगी कि अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मेरे बेटे ने कौन सी अनोखी बात कह दी है? अगर थोड़ा हंस खेल रहा है तो तुम भी मुस्कुरा लो, हंस लो। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? खैर वक्त यूं ही तेज़ी से गुजरने लगा। जितनी मैं गरीबी से नफरत करता था और अपने घर के नौकरों को नीचा दिखाता था, मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैं और दिल लगाकर पढ़ने लगा, क्योंकि मेरे दिल में यही बात थी कि मैं भी अगर पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो इन गरीब लोगों को अपने पैरों की जूती ही समझूंगा। एक दिन मैं अपने घर में ही बैठा था। सुबह सुबह का वक्त था जब सुनीता घर आई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, मेरी ही उम्र थी। डरी सहमी सी थी। सर झुकाए उसने अपनी माँ की तरफ बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। मेरी तो एकदम से हंसी छूटी थी। मैं कहने लगा कि लो भला इतनी उम्र नहीं है जितना बड़ा दुपट्टा लपेटा रखा है। कौन से हीरे चढ़े हैं तुम में जो दुपट्टे से लपेट कर घूम रही हो? मेरी ये बात सुनकर वो फौरन अपनी माँ के पीछे हुई।
मुझे देखकर तो उसने अपना चेहरा भी छुपा लिया था। फिर सुनीता अपनी बेटी को लेकर चलते हुए मेरी माँ के पास गई और कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, आपने काम से छुट्टी भी नहीं दी, इसलिए मैं अपनी बेटी को भी काम पर ले आई हूँ। सुनीता के बेटी का नाम श्रीमा था। देखने में भी अच्छी खासी थी, लेकिन थी तो गरीब की बेटी। मैंने तो सोच लिया था कि आज तो मैं इसकी नाक में दम करके रख दूंगा। सुनीता झाड़ू लगा रही थी और अपनी बेटी से कहा कि जाकर किचन में बर्तन मांज दो, तो उसकी बेटी किचन में बर्तन धो रही थी। जब मैं चलता हुआ किचन में आ गया, वो अपने ही ध्यान में बर्तन धो रही थी। मैं जानबूझकर कमियां निकालने लगा। ये बर्तन अभी तक गंदे क्यों हैं? ठीक से साफ नहीं किए क्या? कि हाथों में दम नहीं है? सभी बर्तनों पर झूठा लगा हुआ है। नज़र नहीं आ रहा? बर्तन में अगर ज़रा भी गंदगी हुई तो मैं तुम्हारे हाथ चूल्हे पे जलाकर उसके ऊपर रख दूंगा, तब तुम्हें अकल आएगी क्या कि काम कैसे करना है। वो तो सहम गई थी, कहने लगी कि नहीं छोटे साहब, मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ साफ़ कर दूंगी, आप ऐसा मत करना। वो तो एक एक प्लेट को 10-10 बार धोने लगी। मैं वहीं पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। जैसे ही वो सारे बर्तन धोकर किचन से जाने लगी तो मैंने अगले ही पल सारे बर्तनों को एक बार फिर गंदा कर दिया। कुछ प्लेटें ज़मीन पर गिरा दी। बर्तन टूटने की आवाज़ पर तो एक शोर सा खड़ा हो चुका था। ये महंगा डिनर सेट था जो मेरे पापा ने ख़ास अमेरिका से अपने अमीर दोस्तों के लिए मंगवाया था। अभी तक एक बार इस्तेमाल हुआ था। शोर की आवाज़ सुनकर सुनीता और मेरी माँ भी आ चुकी थी। जब माँ ने इतना महंगा डिनर सेट टूटा देखा तो सुनीता की बेटी को बहुत मारा। सुनीता आगे बढ़कर हाथ जोड़ने लगी और मार अपने जिस्म पर सहने लगी, कहने लगी कि मेरी बेटी को कुछ मत कहे, इससे गलती हो गई, इसकी जगह मुझे मार ले। जबकि मैं दूसरी तरफ खड़ा हंस रहा था। बड़ी ही शिकायती नज़रों से रीमा ने मुझे देखा था, लेकिन मुझसे बोली कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि मैंने जो कुछ किया है गलत किया है, लेकिन फिर भी यही कर रहा था कि इन गरीबों के साथ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरे दिल में नौकरों के लिए ज़रा भी इज्जत नहीं आई थी। मैं तो इनको बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था। पढ़ाई में मैं काफ़ी ठीक हो चुका था। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने मुझे यूएस भेज दिया। 4 साल तक मैं वहीं रहा। किसी चीज़ की कोई कमी मेरे पापा ने मुझे होने नहीं दी। बाकायदा मुझे वहाँ पर अपना फ्लैट लेकर दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती किया करता था। किसी तरह की कोई रुकावट पाबंदी नहीं थी। एजुकेशन पूरी करने के बाद जब मैं इंडिया वापस आया तो जो बात मुझ पर खुली उसने तो जैसे मेरी खुशियों को फीका कर दिया था। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। दवाई लेती तो ठीक रहती मगर फिर तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेरे वापस आने पर पूरे परिवार ने पार्टी रखी थी। मेरे माँ बाप के दोस्तों की कई लड़कियाँ मुझे देखकर लट्टू हो रही थी। सारा खेल पैसे का था। मेरे पास पैसा था, वो मुझसे ज़्यादा मेरे पैसे की आशिक थी। लेकिन मैं किसी को कोई ख़ास भाव नहीं डाल सका। जैसे ही पार्टी वगैरह ख़त्म हुई तो एक दिन मैं अपने घर में बैठा था। ज़्यादातर हमारे घर के नौकर अब भी वहीं थे। कुछ थे जो नए आ चुके थे। इन्हीं में मुझे याद आया कि सुनीता नाम की नौकरानी भी हमारे यहाँ हुआ करती थी। उसका सोच कर तो मैं हंसने लगा था, क्योंकि सभी नौकरों में एक वही थी जिसे मैंने हद से ज़्यादा तंग किया था। मैं हंसकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, सुनीता नाम की नौकरानी हुआ करती थी, क्या वो यहाँ पर काम नहीं करती या मर गई है? मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, वो भी अक्सर बीमार रहने लगी है, बहुत कम यहाँ पर काम करने के लिए आती है। कभी कभार तबीयत ठीक हो जाती है तो आ जाती है, वरना हफ्तों तक नहीं आती। माँ की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था कि तभी मुझे अपने बचपन की बात याद आई जो मुझसे माँ ने कहा था कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ ताकि सुनीता की बेटी को अपनी नौकरानी बना सको। मैं हंसकर माँ से कहने लगा कि माँ, सुनीता की बेटी यहाँ पर काम करने नहीं आती? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं उसे अपनी नौकरानी बनाऊंगा। इस बात पर मेरी माँ हंस पड़ी थी, कहने लगी हाँ बेटा, ऐसा ठीक है। वो सुनीता उस दिन बस पहली और आखिरी बार इस घर में अपनी बेटी रीमा को लाई थी। उस दिन के बाद से तो उसकी बेटी को मैंने कभी इस घर में नहीं देखा। हो सकता है अपनी बेटी को उसने विदा कर दिया हो। माँ की ये बात सुनकर अगले ही पल मैं सीरियस हो गया था। कहने लगा कि नहीं माँ, मैं उस लड़की को अपने घर की नौकरानी बनाकर ही रहूँगा। आखिर सुनीता खुद को समझती क्या थी? खुद तो नौकरानी थी, गरीब थी, फिर भी कैसी अकड़ है कि उसने अपनी बेटी को मेरे घर की नौकरानी नहीं बनाया। मैं तो उसकी बेटी को इस घर की नौकरानी बनाकर ही रहूँगा, चाहे जो भी करना पड़े। मेरी बात पर मेरी माँ कहने लगी कि हाँ ठीक है, चले जाओ, अगर सुनीता मानती है तो ले आओ। वैसे भी सभी नौकर तो बूढ़े हो चुके, कोई ख़ास काम काज भी नहीं करते। कोई जवान ढंग की लड़की आएगी तो काम में भी फुर्ती दिखाएगी। अगले दिन मैं जैसे ही शहर में आवारागर्दी करने के लिए निकला था, तभी मुझे सुनीता की बेटी का ख्याल आया। जाने क्या सोचते हुए मैंने घर फ़ोन किया, मगर माँ ने कॉल नहीं उठाई।
तभी पापा की कॉल आई थी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। मैं सब भूल भाल कर हॉस्पिटल की तरफ भागा था, मगर मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी। उनके जाने का सदमा मुझ पर बहुत था। कितने दिन तक मैं सदमे की हालत में रहा, मगर धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौटने लगा। मेरा ध्यान एक बार फिर उस सुनीता की बेटी की तरफ गया था। मैंने सोच लिया था कि उसे हर हाल में अब इस घर की नौकरानी बनाकर ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरी माँ की इच्छा थी। मैं उस गरीब से मोहल्ले में पहुँच चुका था। कच्चा सा घर था, गिरे हुए मकान थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत पुराने इलाके में आ चुका हूँ। अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो हर तरफ मक्खी और बदबूदार कचरा देखकर तो मुझे उल्टी आने लगी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुझे अपनी उंगली से घिन आने लगी थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर दरवाजे पर एक मदहोश कर देने वाली आवाज़ गूंजी थी। कहने लगी कि कौन? आवाज़ सुनकर तो मेरा दिल एक पल को सीने में रुक गया था। मुझे अपना दिल बड़ी तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस हुआ। फिर मैं कहने लगा कि क्या ये सुनीता का घर है? अगले ही पल जवाब आया, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। आपको क्या काम है? मैंने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। इतना सुनने के बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खुला और एक लड़की ने झांक कर बाहर देखा। मैंने सिर्फ उसका आधा चेहरा ही देखा था। नज़रों से नज़रें मिली और जैसे मैं तो वहीं पर थम सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार इतनी सुंदर लड़की को देख रहा हूँ। अगले पल वो मुझे यूं घूरता देखकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। कहने लगी कि माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको नहीं जानती। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। वो अब यहाँ पर नहीं रहती। इतना कहने के बाद दरवाज़ा बंद हो चुका था, मगर मैं तो जैसे इसी लम्हे में कैद होकर रह गया था। जब से मैंने उसका चेहरा देखा था, मेरा दिल तो काबू में ही नहीं रहा था। मैं तो उसे यहाँ पर नौकरानी बनाने आया था, मगर खुद ही जैसा गुलाम होकर रह चुका था। होश में वापस आने के बाद मैंने दरवाज़ा एक बार फिर बजाया और कहने लगा कि मुझे घर के अंदर आने दो। आसपास के छोटे छोटे घरों के लोग नज़र उठा उठा कर मुझे देखने लगे थे। मैं दिल ही दिल में सोच चुका था कि बस शादी करूँगा तो इसी से। वापस आकर जब अपने पापा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो गुस्से से लाल हो चुके थे। कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम एक नौकरानी की बेटी को घर की बहू बनाओगे? बिल्कुल नहीं, हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक था। अपने बाप से भी लड़ पड़ा कि नहीं, शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ रीमा से। ये तो माँ की दी हुई सोच थी जो मैं उसे घर की नौकरानी बनाना चाहता था, मगर जब उसे अपने सामने देखा तो मैं खुद ही उसका दीवाना होकर रह चुका था। रीमा अब एक नौकरानी की बेटी नहीं रही थी, बल्कि वो तो पढ़ लिख कर हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने लगी थी। सुनीता ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया था। उसे इस काबिल बनाया था कि उसे दूसरों के झूठे बर्तन ना साफ करने पड़े, बल्कि उसे शिक्षा देकर आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था। मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटा था। जब मैंने शादी के बाद रीमा से जाकर कही तो वो भी हैरान थी। अभी वो भी मुझसे डर रही थी। कहने लगी कि आप मुझसे बदला लेंगे, मुझे तकलीफ़ पहुँचाएंगे, जैसे आपने कई साल पहले किया था। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो तुम पर दिल हार बैठा हूँ। मैं उसके सामने घुटनों पर आ चुका था। मेरी ज़िद देखकर मेरे पापा ने मेरे पूरे परिवार के सामने रीमा से शादी की थी और इस घर में अपनी पत्नी बनाकर ले आया था। मेरा बर्ताव सारे नौकरों के साथ अच्छा हो गया था। मैं उनकी पैसों से भी मदद करने लगा था। उनके साथ ज़मीन पर बैठने पर भी नहीं हिचकिचाता था। यही तो शिक्षा थी, संस्कार थे, लिहाज था, इज्जत थी, जो मैं मोहब्बत करके सीख चुका था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।